आज हमारे साथ कृषि नेटवर्क में आज के मासिक कृषि कार्यक्रम में चर्चा हेतु डॉक्टर सुनील कुमार उपस्थित हैं और मैं कृषि नेटवर्क की तरफ से हमारे चैनल में जुड़ने के लिए इनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो चर्चा का विषय है हरी खाद। हरी खाद की कृषि में क्या उपयोगिता है, इसके साथ-साथ मृदा स्वास्थ्य, जलवायु और खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, इसके संबंध में चर्चा देने के लिए, विषय में पर्याप्त जानकारी प्रदान करने के लिए सुनील जी हमारे पास उपस्थित हैं। सुनील जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे कृषक मित्रों को इस संबंध में चर्चा जानकारी देने के लिए आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी सर, धन्यवाद राजपूत साहब। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार, कृषि नेटवर्क और डॉक्टर राजपूत सर का धन्यवाद अदा करता हूं कि मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं किसानों से रूबरू हो सकूं। देखिए, कृषि में अपन नई नई टेक्नोलॉजी इजाद कर रहे हैं, नई नई चीजें इनोवेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन या उत्पादन जो कहें वो किसान भाइयों का एक जगह आके रुक सा गया है। और वो प्रोडक्शन रुकने का या उत्पादन रुकने की कई वजह हो सकती है, लेकिन उसमें एक मोटी वजह ये है कि अपनी जो मृदा का स्वास्थ्य है वो लगातार नीचे गिर रहा है। और मृदा का स्वास्थ्य इसलिए गिर रहा है कि अपन सिर्फ एक या दो न्यूट्रिएंट यानी कि यूरिया डीएपी के ऊपर ही ज्यादा डिपेंड हो गए हैं, बाकी और अपन ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उसकी कई वजह है, जैसे पशुओं की कमी हो रही है या और भी कई वजह है, या पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनता आबादी बढ़ रही है, जॉब छोटी हो रही है। तो यदि मृदा का स्वास्थ्य ठीक करने का यदि कोई बेहतरीन तरीका हो सकता है तो वो हरी खाद है। आज हम अगले 10-15 मिनट हरी खाद पे बात करेंगे। देखिए, हरी खाद की जरूरत क्यों है? खेत में फसलों को उगाने के लिए 17 पोषक तत्व चाहिए, लेकिन जो डीएपी और यूरिया हम दे रहे हैं उससे सिर्फ 1 या 2 पोषक तत्व जाते हैं। सभी पोषक तत्व देने के लिए, पौधे को पूरी खुराक देने के लिए, सभी 17 पोषक तत्व देने के लिए हमें या तो गोबर की खाद या केंचुआ खाद या हरी खाद ऐसी खादों का उपयोग करना चाहिए। लेकिन गोबर की खाद पर्याप्त नहीं है क्योंकि पशु कम है। केंचुआ खाद हम बना नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसका थोड़ा बनाने का सिस्टम पेचीदा है। तो एक ऑप्शन बचता है हरी खाद। हरी खाद हर कोई आदमी कर भी सकता है यदि पानी की उपलब्धता है तो। और गोबर की खाद और केंचुआ खाद में एक दिक्कत और है, स्पेशली गोबर की खाद की यदि बात करें तो गोबर, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि गोबर की खाद में 100 किलो यदि आप गोबर की खाद डालते हो तो उसमें सिर्फ 500 ग्राम आपको नाइट्रोजन मिलता है, 200 ग्राम फास्फोरस मिलता है और 500 ग्राम पोटास मिलता है। और वहीं यदि केंचुआ खाद की बात करो तो केंचुआ खाद में पोषक तत्व तो खूब है, लेकिन केंचुआ खाद खासकर किसान डाल नहीं पाता है क्योंकि उसमें काफी खर्चा आता है। यदि खरीद के डाले तो 8-10 रुपए पर किलो के लगते हैं, और यदि बनाए तो उसका थोड़ा बनाने का सिस्टम जटिल है। जी बिल्कुल राजपूत सर। तो अपने पास एक बिना कोई बहुत बड़े खर्चे का जो ऑप्शन बचता है वो बचता है हरी खाद लगाने का। अब बात आती है कि ये हरी खाद है क्या, क्योंकि ये चीज अपने क्लियर होनी चाहिए कि यदि जमीन को सुधारना है तो हरी खाद के अलावा और कोई अपने पास बहुत अच्छा विकल्प नहीं है, क्योंकि गोबर इतना उपलब्ध नहीं है। गोबर, और दूसरी बात जो मैं ये बता रहा हूँ, 100 किलो में 500 ग्राम नाइट्रोजन मिलती है, ये बहुत अच्छी गोबर की खाद है, उस कंडीशन में मिलती है। लेकिन अपने यहाँ क्या ट्रेंड है कि अपन गर्मियों के अंदर उसको डाल देते हैं, फिर जुताई नहीं करते हैं, या जो अपनी गोबर की खाद जो डालने का तरीका है वो भी एक बिल्कुल वैज्ञानिक नहीं है। तो उन सब वजहों की वजह से इसका न्यूट्रिएंट कंटेंट और कम हो जाता है। ये बात जो मैं कृषकों को बिल्कुल, जो डॉक्टर साहब ने ये बात बताई है कि ये बहुत सत्य है कि हमारे यहाँ जो प्रथा है गोबर खाद निर्माण की, वो खुले में है। और खुले में जब गोबर खाद बनाई जाती है तो बहुत मात्रा में उसके नत्रजन का जो है छानी हो जाती है। तो अगर हम और यदि हम अगर हम उस गोबर खाद का इस्तेमाल करके अगर ये सोच रहे हैं कि इतनी नत्रजन की मात्रा हम दे पा रहे हैं तो ये भी गलत है।
तो इसीलिए सर ने जो बोला है कि विकल्प हमारे पास सीमित हैं, और उस विकल्प में भी अगर हम हरी खाद को लें तो ज्यादा उचित है। जी सर, बताइए। अब बात आती है कि हरी खाद क्या है। तो आप हरी खाद के अंदर सभी दलहनी फसलों को आप ले सकते हो, लेकिन हम ज्यादातर ढेंचा और सनी को लेते हैं, क्योंकि हरी खाद में होता क्या है कि आपको गर्मियों में जब आपकी रबी की फसलें कट जाती हैं, गेहूं, जौ, चना, सरसों, उसके बाद में हरी खाद को बोते हैं आप, तो आप लेने को दलहनी फसलें ले सकते हो, बाकी भी ढेंचा सनी के अलावा भी। लेकिन ढेंचा सनी में क्या है कि इनका बायोमास ज्यादा होता है, इनमें जो आपका हरा मटेरियल निकलेगा वो ज्यादा होगा, इसलिए अपन हरी खाद के लिए ढेंचा और सनी को ही लेते हैं। और हरी खाद तैयार कैसे करते हैं? दरअसल आप ये जो दलहनी फसलें हैं जैसे ढेंचा सनी, इनको रबी फसलों की कटाई के बाद में लगा दें, और उसके बाद में 45 से 50 दिन के बाद में उसको मिट्टी पलटने वाले हल से पलटाई करके खेत की मिट्टी में मिला दें। इसको हरी खाद कहते हैं। जी बिल्कुल। अब हरी खाद में जो अपने को फसलें जो सबसे पॉपुलर है और सबसे फायदेमंद है, क्योंकि उनमें ज्यादा हरा पदार्थ पैदा होता है, वो ढेंचा सनी है। अब यदि ढेंचा सनी को लगाने की बात करें तो जब अपनी रबी की फसलें कट जाएं, उस टाइम 1-2 जुताई करके अपने वो खेत को तैयार कर देना चाहिए, और उसके बाद में ढेंचा या सनी जो भी आपको बीज उपलब्ध है, इसमें वैरायटी का कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं होता है, आपको जो भी वैरायटी मिल जाए आप उसको ले सकते हैं। लेकिन 1-2 जुताई करने के बाद में इसको, जो आपकी सीड ड्रिल आती है, बीज बुआई की मशीन आती है, उसके जब 9 टाइम जो लगे होते हैं, जिसको 22.5 सेंटीमीटर बोल सकते हैं आप, जैसे गेहूं की आप जो बुआई करते हो उतनी ही दूरी पर ढेंचा और सनी को बो सकते हो, और 1 हेक्टेयर एरिया के लिए 40 से 50 किलो बीज पर्याप्त रहता है। ये बात आपने बहुत ही जी सर, ये बात आपने बहुत ही सही बताई है, क्योंकि कई बार किसान जो है परेशान होते हैं कि सर हम किस्म कौन सी लगाएं सनई और ढेंचा की। तो परेशान उसमें होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य उसको हरी खाद में बदलना है। और दूसरी चीज दूरी की जो आपने बहुत सही बात की कि दूरी जो हम गेहूं की जुताई के लिए, बुआई के लिए करते हैं, उसी दूरी पे हम अपना सीड ड्रिल चलाएं। जी सर, धन्यवाद। आप ढेंचा सनी को, हरी खादों को छिड़क के भी बो सकते हो, लेकिन उसमें क्या है, जो पौधे हैं वो बराबर गैप पे नहीं आएंगे, तो बेटर है कि आप लाइनों में ही बोएं। जी सर। और जब बुआई कर रहे हैं तब इसमें बहुत कोई खास जरूरत नहीं है खाद और उर्वरक डालने की, लेकिन यदि 20 किलो नाइट्रोजन और 40 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर का डाल देते हैं तो इसकी बढ़वार थोड़ी तेजी से होगी। जी सर। हरी खाद जब आप लगा देते हो, जब आपकी अप्रैल के अंदर, मई के अंदर, उसके बाद में इसमें कोई कीड़ा बीमारी कुछ नहीं आता है, आपको कोई भी मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पानी पिलाना है। वो चूंकि इस टाइम में गर्मियां ज्यादा रहती हैं, तापमान ज्यादा रहता है, तो आपको 7-10 दिन के अंतराल पर आपको पानी देने की जरूरत है। इसके अलावा कोई मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि पानी अपने को रेगुलर देना पड़ेगा। पानी इसलिए भी देना है कि आपका पौधा बिल्कुल नरम रहे, ताकि जब अपन मिट्टी में पलटेंगे इसको तो ये जल्दी से सड़ जाए। बिल्कुल। अब जब आपकी फसल 45 से 50 दिन की हो जाती है, लगभग आपके सीने के हाइट की आ जाती है, उस समय आप मिट्टी पलटने वाले हल से इसको पलट के खेत में मिला दें, चाहे आप मोल्ड बोल्ट प्लाऊ से मिलाओ, चाहे आप डिस्क प्लाऊ से मिलाओ। और एक यहाँ राजपूत साहब, किसानों का प्रश्न हमेशा रहता है कि साहब हम हरी खाद मिलाने के कितने दिन बाद में बुआई कर सकते हैं? जी बिल्कुल तो सही सवाल आपने छेड़ा है। बिल्कुल। तो आप हरी खाद जब पलटाई कर देते हो, उसके आप 1 हफ्ते बाद भी बुआई कर सकते हो, क्योंकि इसका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात बहुत कम होता है, 20-30:1 ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी फसल आप आराम से लीजिए, 7-10 दिन के बाद में आराम से बुआई कर सकते हो हरी खाद पलटने के बाद। मैं आपको सर, डॉक्टर साहब 1 मिनट के लिए थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। जो अभी डॉक्टर साहब ने बात की कि CN रेशियो, जिसको कार्बन और नाइट्रोजन रेशियो कहते हैं, तो जिस भी फसल का ये CN रेशियो ज्यादा होता है, आप किसान मित्रों के लिए समझाने के लिए हम सरल भाषा में ये कहें कि उसका जो फसल अवशेष है वो उतनी ही देरी से उस मिट्टी में या तो उसड़ेगा या तो गलेगा। तो इसीलिए इसका जो नाइट्रोजन अनुपात है वो कम है, तो इसलिए बहुत जल्दी आसानी से ये जो है गलन की अवस्था में आ जाता है।
तो जैसा कि आप बिल्कुल इस वीडियो सीरीज में देख रहे हैं, इस स्क्रीन में अभी पूरी की पूरी सनई, ढेंचा, लोबिया और ग्वार के बारे में डॉक्टर साहब आगे और डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। जी सर। बिल्कुल। इसमें किसान भाई देखते हैं कि जब अपने किसी भी और फसल का भूसा होता है, जैसे आपका गेहूं का हो या धान का हो या सरसों का हो, उस भूसे के ऊपर अगली बार जब अपन फसल लेते हैं तो वहां फसल कमजोर होती है, क्योंकि जैसा राजपूत साहब ने बताया कि उसका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात है वो चौड़ा होता है, ज्यादा होता है। लेकिन हरी खादों का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात है वो कम होता है, इसलिए आप अगली फसल 7-10 दिन के बाद में ले सकते हो। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो हरी खाद है, जैसे ढेंचा, सनई, लोबिया, जिसको चौला भी बोलते हैं, गवार, इनका 40 से 50 किलो ज्यादातर का बीज लेना चाहिए पर हेक्टेयर के हिसाब से। और 1 हेक्टेयर एरिया में ये 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर बायोमास यहाँ जो कार्बनिक पदार्थ, हरा कार्बनिक पदार्थ देती है। जी। अब यहाँ एक चीज राजपूत साहब समझने की जरूरत है जी कि जो गोबर के खाद की जो अनुशंसित दर है वो 15 से 20 टन है। जी जी। और 15 से 20 टन भी अपना काश्तकार नहीं डाल पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं ये 1 हेक्टेयर में अपन हरी खाद उगाते हैं जो कि सिर्फ आपके 45-50 दिन में तैयार होगी, वो आपको उससे 25% एक्स्ट्रा तो आपको कार्बनिक पदार्थ मिल रहा है। और यदि आप पीछे देखेंगे तो आपकी गोबर की खाद से लगभग 4-5 गुना ज्यादा इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, मैं इसमें एक चीज और आपको जो पिक्चर के माध्यम से आपने जो दिखाया है, मुझे एक चीज और एहसास हुआ इसमें कि जो नमी की मात्रा है, क्योंकि जब हम इस जो अवशेष है, जो भूमि जो रबी की जुताई के बाद और खरीफ के बीच का जो सीजन है, वो कहीं ना कहीं मृदा की नमी को भी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि क्रॉप कवरेज होती है तो वो जो है ट्रांसलेशन को रोक के रखता होगा। तो ये भी एक मुझे लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल अपना यहाँ उद्देश्य ये है कि अपन ज्यादा से ज्यादा हरा पदार्थ पैदा कर सके। 45 से 50 दिन का अपने पास समय है, उसमें ज्यादा से ज्यादा हरा पदार्थ पैदा कर सके। और वो इसमें एक ये होता है, अपन ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, कि ये जो आपकी हरी खाद है ये बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए, ताकि सॉफ्ट कब होगी, जब उसमें बराबर पानी लगता रहेगा। जी जी। तो ताकि वो जल्दी से सड़ सके। आप ये देख रहे हो ढेंचा की हरी खाद है, इस स्टेज पे आपको इसको मिला देना चाहिए। ये ढेंचा और सनई दोनों की हरी खाद है, ये 50 दिन की अवस्था है, 45-50 दिन की अवस्था है, ये बेस्ट टाइम है, इस टाइम आपको खेत में मिला देना चाहिए। यदि आप इससे लेट जाते हो तो फिर ये गलेगा देरी से। तो ये बेस्ट टाइम है, पौधा एकदम सॉफ्ट है, नरम पौधा है, गल जाएगा। एक मेरा सजेशन ये है कि कई काश्तकारों के पास गर्मियों में पानी की व्यवस्था नहीं होती है और उनकी जमीन खराब होती जा रही है और जमीन कमजोर है, वो हरी खाद करना चाह रहे हैं। तो वो कई बार काश्तकार खरीफ में, बारिश के टाइम में भी हरी खाद लेने को तैयार रहता है, लेकिन यहाँ हम थोड़ी सी चूक कर देते हैं। वो ये रहती है कि यदि जब आप बारिश होते ही यानी जुलाई में आप हरी खाद लगाते हो तो ये लगातार बारिश होती रहती है, उसके बाद में 3 महीने तक, और अपन उस खेत में जुताई नहीं कर पाते। और जब ये फसल हरी खाद की 3 महीने की हो जाती है तो इसके काफी हाइट ले लेती है और अपने को इसको मिलाने में दिक्कत आती है। तो यदि जो काश्तकार खरीफ सीजन में बारिश के टाइम में हरी खाद करना चाहते हैं वो थोड़ा लेट जाएं, बारिश होते ही नहीं करें, वो अगस्त के आसपास जाएं, बारिश के लगभग 1 महीने बाद में करें, ताकि आपको पलटाई करने में दिक्कत नहीं हो, उस टाइम लगातार बारिश नहीं हो। जी। हरी खाद बनाने के वैसे 2 तरीके होते हैं। एक तो ये है कि साहब आप अपने खेत के अंदर हरी खाद बोई और उसको उसी के अंदर पलट दी जी। और एक तरीका ये भी हो सकता है कि आपने यहाँ आपके एक खेत में पानी की व्यवस्था नहीं है और लेकिन एक खेत में पानी की व्यवस्था है, जहां आपके पास पानी की व्यवस्था वहां आप हरी खाद पैदा करके उसको काट के आप जिस खेत में नहीं आप हरी खाद उगा पा रहे हो वहां भी आप डाल के जुताई कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है। यदि हरी खाद के फायदों की बात करें तो हरी खाद आपकी जो मृदा होती है उसकी संरचना को सुधारता है, उसकी जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी करता है, आपका वायु संचार बढ़ता है जमीन का, आपकी जमीनें टाइट हो जाती हैं, वो बिल्कुल पोली हो जाएगी आपकी जमीन, आपका मृदा में कटाव होता वो नहीं होगा,
और जो पौधे को पोषक तत्व हैं उनकी प्रभावता में बढ़ोतरी होगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब अपन खाद और उर्वरक देते रहते हैं तो वो लगातार पानी के साथ घुल के नीचे जाते रहते हैं और पौधे की जड़ तो लगभग 15 सेंटीमीटर या आधा फीट तक ही रहती है, तो नीचे के पोषक तत्व पौधा ले नहीं पाता है। लेकिन जब आप हरी खाद लगाते हो तो इसकी जड़ गहराई तक जाती है और नीचे के पोषक तत्व खींच के लाती है। कहाँ लाएगी? अपनी शरीर के अंदर लाएगी। और जब आप उसको पलटा दोगे तो ऊपर की परत में आ जाएगा, यानी आप नीचे के पोषक तत्वों को निकाल के आप ऊपरी परत में ला रहे हो। यदि और एक चीज मैं कहूंगा, यदि आपकी जमीन में नमक ज्यादा है तो आपकी जमीन को सुधारने के लिए हरी खाद से बढ़िया कोई तरीका नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसका अम्लीय नेचर होता है इसका। और इसमें आप लवणीय मृदाओं में, क्षारीय मृदाओं में करते हो तो उसको न्यूट्रल की तरफ ले आता है। तो हरी खाद से बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है लवणीय क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए। बिल्कुल। इसके अलावा आपके खेत का कार्बनिक पदार्थ में बढ़ोतरी करता है। और ये हरी खाद है, ये गलेगी तब आपके इसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या में बढ़ोतरी होगी जो कि आपके फसलों के लिए लाभदायक होंगी। और इवन कई रिपोर्टों में तो स्टडी ये भी कहती हैं, कई अध्ययन ये भी कहते हैं कि यदि आपके निमेटोड की समस्या है या यदि खरपतवारों की दिक्कत ज्यादा है तो वो भी हरी खाद लगाने से काफी कम होता है। तो ये कहा जाए डॉक्टर साहब कि अगर एक छोटे से बात में कहा जाए कि हरी खाद जो है ना केवल आपकी मृदा में खाद की मात्रा की पूर्ति कर रही है, बल्कि इसके अलावा एक संपूर्ण विकास में भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। चाहे वो रोग प्रबंधन हो, खरपतवार प्रबंधन हो, चाहे मृदा के स्वास्थ्य की बात हो, सारी चीजों में ये कार्यकर रूप से सिद्ध है। बिल्कुल राजपूत साहब, जहाँ आपने मृदा स्वास्थ्य की बात कह दी तो वहाँ सब चीजें आ गई। तो यदि मृदा स्वास्थ्य को सुधारना है तो हरी खाद से बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। और यदि थोड़ा सा अगर आगे जाए, यदि समाज सेवा की बात करें या मतलब तो यदि इन्वायरमेंट की, जलवायु की बात करें तो जब आप हरी खाद लगाते हो तो ये 25-30 टन हरा कार्बनिक पदार्थ प्रति हेक्टेयर स्टोर करता है। और ये फसल उगती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने अंदर ले लेती है और उसको आपकी जमीन में डाल देती है, जिसको हम लोग टेक्निकली कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं, कार्बन जब्तीकरण बोलते हैं। तो वो इसका बहुत बड़ा फायदा है। बिल्कुल जी। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से जलवायु की समस्या को तो हम ये नहीं कह सकते कि हल कर रहा है, लेकिन हाँ एक योगदान की भूमिका निभा सकता है। कृषक जो है एक योगदान अपना दे सकते हैं हरी खाद को लगा के। और साथ ही साथ जो नत्रजन या कहा जाए कि जो रासायनिक खादों के इस्तेमाल को कम करके उनके निर्माण में जो कटौती करने में भूमिका निभा सकते हैं। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि आज आपने बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से हरी खाद के बारे में कृषकों को जानकारी दी, बहुत विभिन्न पहलुओं के बारे में इसके बताया। और हम आपसे आशा करते हैं कि हमारे कृषि नेटवर्क में आप बार बार अच्छी सी जानकारियों को लेकर हमारे साथ उपस्थित हों और कृषकों को नई नई जानकारियों से अवगत कराएं, उनके जो सवाल हैं उनको सॉल्व करने में, उनकी जिज्ञासा को शांत करने में हमारा साथ दें। तो धन्यवाद डॉक्टर सुनील, हमारे कृषि नेटवर्क चैनल में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ आपका ये जो सहयोग है वो निरंतर सतत बना रहे। इसी के साथ में आज के कार्यक्रम को हम यहीं पे समाप्ति करते हैं। जय हिंद, जय किसान। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।